Illuminati is everywhere. अस्सलाम दिस इज़ हसीब। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज मैंने सोचा कि आज नए टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो द टॉपिक इज़ इल्यूमिनाटी। तो आज मैं दोस्तों के साथ बाहर बैठा था तो वहाँ से कई टॉपिक डिस्कस होना शुरू हो गया इल्यूमिनाटी का। तो मैंने सोचा आज इसी पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये वैसे भी एक हॉट टॉपिक रहता है कि डिस्कशन में अगर आपकी डिस्कशन ज़्यादा हो गई है तो कहीं ना कहीं से टॉपिक निकल ही आता है। तो मैंने कहा आज इस पे ही वीडियो बनाते हैं। तो यार एक दो दिन पहले मेरे सामने एक पोस्ट आई, किसी ने मुझे पोस्ट सेंड की थी। वो आइनी तरमीम के बारे में थी जो पाकिस्तान में एक दो दिन पहले हुई है। तो उसमें ये लिखा था पोस्ट में कि जो आइनी तरमीम हुई है वो IMF और इसराइल ने मिल के कराई है। उन्होंने गवर्नमेंट को ख़रीद लिया है ताकि इमरान खान को वो जेल में ही रखें, तो वो जेल से बाहर ना आए, क्योंकि वो पाकिस्तानी फॉरेन मीडिया पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा था। तो उससे काफ़ी पज़ीराई मिल रही थी पाकिस्तान को और मुस्लिम नेशन को ऐसा। तो इस वजह से इसराइल और IMF ने मिल के गवर्नमेंट को ख़रीद लिया ताकि इमरान खान बाहर ना आ सके। तो वहाँ पे मुझे बहुत हैरानगी से हुई, लेकिन पहले तो मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ भाई कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने या IMF ने किसी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ख़रीद लिया होगा, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ॉरेन मीडिया पे पाकिस्तान का काफ़ी नाम रोशन हो रहा था जब इमरान खान दौरे हुकूमत में था। तो इस बात को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई इसराइल और IMF का किरदार काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान को बैकवर्ड लेकर जाने में, क्योंकि जो साजिशें वगैरह हो रही हैं तो वो बिल्कुल मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं इसका हाथ इसराइल या IMF का भी है। यार हैरानगी मुझे इस बात पे हुई कि मतलब अगर हम देखें कि इंडिविजुअल लेवल पे एक ईच पर्सन पे, तो IMF या इसराइल या हम कह लें इल्यूमिनाटी, हम हर जगह कहते हैं कि भाई ये हमारे पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर रही हैं, ये हमारी ना तरक्की करने की वजह बनी हुई है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो इसराइल, IMF या इल्यूमिनाटी हमारे किस तरह इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो अगर एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम दुकान वाले पे जाएं, दुकान के पास जाएं कोई चीज़ ख़रीदने, या रेडी वाले पे जाएं कोई सब्ज़ी ख़रीदने, तो क्या वो हमें सबसे पहले 2 नंबर चीज़ नहीं रखता सामने? तो यहाँ पे इल्यूमिनाटी या IMF या इसराइल किस तरह हमारे इंडिविजुअल इफ़ेक्ट कर रहा है, यहाँ पे तो वो आता ही नहीं है। तो ये तो हमारी बेईमानी है ना। तो अगर किसी मोस्टली गवर्नमेंट के ऑफिस या किसी सेक्टर में चले जाएं, तो वहाँ पर अगर हमें कोई काम कराना है तो सबसे पहले क्या हमें रिश्वत नहीं देनी पड़ती। तो यहाँ पे इसराइल ने थोड़ी ना उसको पकड़ के रखा हुआ है कि भाई हाँ भाई ये इन लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से जैसे ही कोई पहले पर्सन इंटर होगा तो उससे रिश्वत लेनी है, उसके बगैर तो भाई काम नहीं करना। तो ये मुझे बात नहीं समझ आती कि इसराइल या IMF किस तरह हमारे एक ईच पर्सन को अफेक्ट कर रहा है। ये तो हमारी खुद एक कह लें कि ब्लेम गेम है कि भाई हमारी बेईमानी को ना छुपाने के लिए हम किसी और भी चीज़ पे ब्लेम कर देते हैं कि हाँ भाई इन्होंने हमें हाथ रोक के रखे हुए हैं, तो ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो ये हमारे आगे ना बढ़ने की ये क्या वजह हो सकती है? तो ये पाकिस्तान के लोगों की सोच ही ख़राब हुई हुई है इस तरह। मैंने एक बात पढ़ी थी सर सैयद अहमद ख़ान की, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि जैसी कौम वैसी गवर्नमेंट। तो ज़ाहिर बात है अब कौम से उठ के कोई पर्सन उठ के ही आगे गवर्नमेंट में जाएगा। तो जैसे अगर हम आजकल की गवर्नमेंट देख लें, हम बड़ा कह रहे होते हैं कि भाई नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली लोहार थी, वो लोहा बनाती थी। तो मैं उनको तारीफ़ नहीं करता, लेकिन अगर हम उनकी तरफ ही देखें तो वो भी तो हमारे में से ही थे। वो भी इसी कौम से उठ के, तो इसी कौम या पाकिस्तान से उठ के वो आगे बढ़े और उन्होंने गवर्नमेंट में गए। तो अगर हमारे पाकिस्तान की या हमारे इस मुल्क की, इस कौम की सोच ही अगर यही है कि अगले पे ब्लेम कर दो, तो अगर जब हमारे से आगे से कोई पर्सन आगे जाएगा इस कौम से, तो उसकी भी तो सोच यही होगी। तो ये तो बात बिल्कुल परफेक्ट फिट होती है कि भाई जैसी कौम वैसी गवर्नमेंट। तो फिर हम क्या अपनी सोच बदल के गवर्नमेंट ठीक नहीं कर सकते? हाँ ये टाइम लेगी,
लेकिन अगर हम अपनी इंडिविजुअल सोच ही ठीक कर लें तो इससे एक पूरी कौम ठीक होगी, और इस कौम से जो आगे गवर्नमेंट में कोई पर्सन जाएगा तो उसकी सोच भी बेहतरीन होगी। अगर हम दूसरे सिनेरियो को भी देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हम ब्लेम भी करें, चलें हम ब्लेम करके देखते हैं कि हाँ भाई इसराइल ने हमारा ना पाकिस्तान की तरक्की को रोका हुआ है, तो वो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। तो बिल्कुल ठीक है, अब हम इस बात को भी लेके चलते हैं। अगर हम इंडिविजुअल देखें, हमने इसराइल को बैन करके रखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता, मैं उसकी तारीफ़ नहीं करता कि हाँ भाई उसे ऐसे बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर हम उसे किसी कौमी लेवल या नेशनल सतह पे एक्सेप्ट करें। मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं करता। बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर हमने उसे रिजेक्ट किया हुआ है, हमने हमने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन मैंने एक यूट्यूबर की तो एक बात पढ़ी थी कि उन्होंने एक किसी फ़िल्म का हवाला लिया था कि अगर अपने दोस्तों को करीब रखो और अपने दुश्मनों को उससे ज़्यादा करीब रखो, ताकि तुम ना उससे जो उसकी जो दुश्मन की चाल है ना वो तुम समझ सको। हमने तो इसराइल को बिल्कुल बैन करके रखा हुआ है, ठीक है। हमें पता ही नहीं है कि वो मतलब किस लेवल पे गेम कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम उसकी एक एग्जांपल लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर, हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि हमारी 70% ऑलमोस्ट जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर के काबिल है। तो हम यानी इस पे खेती भी होती है, हम इसी से अपने मुल्क का 70% निज़ाम चला रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम, और इसमें हमें ये भी पता है कि भाई जो पंजाब का हिस्सा है, इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब का हिस्सा, वो इतना ज़रखेज़ है। मेरे एक टीचर बात कहा करते थे कि अगर इसमें लोहा भी लगा देंगे तो वो उग जाएगा। यानी पाकिस्तान की ज़मीन जो पंजाब की ज़मीन है वो इतनी ज़रखेज़ है कि उसमें लोहा भी लग गया तो वो उग जाएगा। एक मुहावरे के तौर पे लिया करते थे। एक्चुअल में तो इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन ये एक मुहावरे के तौर पे। तो अब देखें, अगर इसराइल को देखें, एक छोटा सा मुल्क, पाकिस्तान से भी छोटा, तो और वो अपनी 100% एग्रीकल्चर अपने में ही उगाता है और ख़ुद ही यूज़ करता है। यानी वो किसी से एक्सपोर्ट नहीं करता, इंपोर्ट नहीं करता, वो खुद ही उगाता है और खुद ही यूज़ करता है। यानी 100% एग्रीकल्चर वो खुद ही यूज़ कर रहा है, तो उसे किसी से बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और पाकिस्तान में अगर देख लें तो पाकिस्तान का टमाटर, प्याज और बाकी जितनी भी सब्ज़ी हैं वो तो इंडिया से उठ के आ रही हैं। तो पाकिस्तान की ज़मीन कहाँ गई? तो जब हम उसको समझ ही नहीं रहे तो हम उस पर कैसे ब्लेम कर सकते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में बच्चे धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं। तो पाकिस्तानी यूट्यूबर एक जुनैद अकरम अक्सर एक अपनी वीडियो में बात करते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में बच्चे किसी ख़ास वजह से पैदा नहीं किए जाते। यहाँ पर किसी चाची, मामी, सास, अम्मा इनका मुंह बंद कराने के लिए किए जाते हैं, और ऊपर से ये स्टैंप लगा दी जाती है कि भाई हाँ ये अल्लाह की देन है, तो हाँ भाई बच्चा पैदा हो गया। अरे भाई, तुम लोगों को अल्लाह ने अक्ल दी है, तुम लोग खुद कुछ सोचो कि अगला बच्चा अगर दुनिया में आ रहा है, तुम उसका खाना पीना, तुम उसकी रिहाइश कहाँ से लाग करोगे, ठीक है। तो वो इस चीज़ पे स्टैंप लगा देते हैं कि हाँ भाई अल्लाह की देन है, तो अल्लाह भी इसका रिस्क लाएगा, तो अल्लाह ही इसका रिस्क देगा, तो हाँ भाई बच्चा हो गया, और अगले का मुंह भी बंद का हो गया। तो लेकिन भाई अल्लाह ने तुम लोगों को अक्ल दी है तो किसी वजह से ही दी है, ताकि तुम लोग सोचो, अब अपना रिस्क भी देखो, अपने जो पैसे तुम लोग कमा रहे हो उस हिसाब से भी देखो कि हाँ भाई जो अगला आ रहा है उसकी परवरिश किस तरह होगी। बहरहाल, तो अब हम इसराइल को देख लेते हैं। हम बड़ा ब्लेम कर रहे होते हैं कि हाँ भाई इसराइल ये तो इसराइल वो। तो अब उनके बच्चे किस तरह होते हैं? जब उनकी एक वूमन प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ पर बिल्कुल भी मतलब ड्रिंकिंग और स्मोकिंग तो वो करते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उनकी एक प्रेग्नेंट वूमन, उनको ज़ुबानी मैथ पढ़ाई जाती है ताकि वो अपनी मैथ बार बार जहन में सॉल्व करें, ताकि जो दिमाग में जो मैथ चल रही है उसकी वजह से जहानत एक बच्चे के जो पेट में जो एक बच्चा है उस पर भी पड़े। तो वो इस सोच से बच्चे को लेकर चलते हैं ताकि बच्चा ही ज़हीन हो। ठीक है, अब बच्चा भी दुनिया में आ गया, तो अब उसकी जो परवरिश है, जो उसकी देखभाल है, वो एक बिल्कुल सिक्योर इन्वायरमेंट में होती है, ठीक है।
उसके बाद उसको जो तालीम दी जाती है वो प्योर मैथमेटिक्स और अपनी फील्ड, जो उस फील्ड में उसको लेकर जाना चाहते हैं, उस फील्ड पे दी जाती है। ठीक है। उसको जंक फूड्स बिल्कुल रोक दिए जाते हैं, क्योंकि वो हमारी, आपको भी पता है और हमें, मुझे भी पता है कि एक जंक फूड से ब्रेन पे कितना असर डालते हैं। तो वो बिल्कुल रोक दिए जाते हैं। तो जब बच्चा एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो हाँ अब अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, तो उसको एक टेस्ट लिया जाता है। उसको बैंकिंग में इतना आगे कर दिया जाता है कि वो अगर किसी जगह भी चला जाएगा तो वो खुद ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई फॉर एग्जांपल को काउंटिंग वगैरह करता है, तो उसका एक टेस्ट है कि फॉर एग्जांपल जो थीसिस या एक प्रोजेक्ट वो लेके चलता है, यूनिवर्सिटी जो देती है वो ये देती है कि अगर आप $10,000 प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं तो आप पास हैं। यानी वो एक प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स उनको दे रही है। हमारी यूनिवर्सिटी की तरह नहीं कि मतलब थियोरेटिकल स्किल्स उनको दे रही है। तो वो भी हम नहीं उनसे अपना रहे। तो लास्ट में मैं ये बात करूँगा कि भाई, अगर ना तो हम अपनी एनिमी को सही तरह जान रहे हैं, ना पहचान रहे हैं कि उसका एक माइंडसेट किस तरह काम करता है, ना उसकी चाल किस तरह काम करती है, और ना ही हम अपनी इंडिविजुअल सोच बदल रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअल सोच ही अपनी बदल लें तो ये मुल्क खुद ही ठीक हो जाएगा। इसको कोई सी की आईएमएफ की या किसी फंडिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मुल्क खुद ही अपने पैरों पे खड़ा होगा, खुद ही तरक्की कर जाएगा, अगर हम इंडिविजुअली ठीक हो जाएं। क्योंकि एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन मिला के ही एक कौम बनती है, तो उसी कौम से एक मुल्क चलता है। तो अगर ये कौम ही, एक इंडिविजुअल पर्सन ही ठीक हो जाएगा तो ये मुल्क खुद ही ठीक हो जाएगा। तो आखिर में ये मेरा मैसेज है कि अपनी सोच बदलें, मुल्क बदलें।